आज मैं आप लोगों के समक्ष साहित्यकार परिचय श्रृंखला की अगली कड़ी में आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद जी का 31 जुलाई को जन्म दिवस भी है, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनके साहित्यिक योगदान की चर्चा करना चाहूँगा। और इस वीडियो में इस प्रकार के तथ्यों का संयोजन किया गया है कि सामाजिक हिंदी प्रेमी भी पढ़ सकें, उनके लिए भी सामग्री प्रस्तुत हो और ये जो स्टूडेंट्स हैं छात्रों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए भी उपयोगी हो। इस प्रकार से इस चर्चा को आपके समक्ष में रखने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी आधुनिक कालखंड में एक ऐसे कथाकार और उपन्यास सम्राट हुए हैं जिनको अभी भी गांव में और शहरों में लगभग काफ़ी लोग उनको जानते हैं और उनके नाम से परिचित हैं, उनके साहित्य से भी परिचित हैं। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं और आपने 15 उपन्यास लिखे हैं, 3 आपने नाटक लिखे हैं और नाटक के अलावा कुछ बाल साहित्य पर भी आपने लिखा हुआ है। आपने संपादन भी किया है, आपने 3 मैगजीन का संपादन भी किया है, उसमें मर्यादा माधुरी हंस पत्रिका है, संपादन भी किया है। तो इस प्रकार से आपने हिंदी साहित्य में आपने बहुत ही अपना अमूल्य आपने योगदान दिया है और इस योगदान को देश और विदेश में सराहा गया है। और आपकी जो कृतियाँ हैं, आपकी जो कहानियाँ हैं, आपके उपन्यास हैं, उनका भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तो आप न केवल भारत के बल्कि आप विश्व स्तर के आप लेखक आप हैं। तो आइए मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को लहमी गांव में हुआ था और ये लहमी गांव बनारस उत्तर प्रदेश में है। आप बचपन से ही काफ़ी आप परिश्रमी थे और बचपन में आपने काफ़ी उपन्यास आपने पढ़े थे और बचपन आपका काफ़ी संघर्ष में बीता। इसके बाद में आप धीरे धीरे आप पढ़े और पढ़ते हुए आपकी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लगने के साथ साथ आपने अपना लेखन कार्य आपने जारी रखा और लेखन कार्य जारी रखते समय आपने सबसे पहले आपका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। आपने जब आप नौकरी में आ गए तो आपने नवाब राय के नाम से आपने लिखना शुरू किया, लेकिन आप सरकारी नौकरी में थे। सरकारी नौकरी की अपनी सीमाएं थीं और उस समय ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन की अपनी पाबंदियां थीं। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना पहला जो अपना निकाला तो वो 1907 में आपका प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। अंग्रेजी शासन काल के दौरान लिखा गया ये कहानी संग्रह स्वतंत्रता की भावना से ओत-पोत होने के कारण अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया। अब अंग्रेज़ों ने अगर जब्त कर लिया तो आज हमारे पास उपलब्ध कैसा है? जैसा कि मैंने कुछ लेखों में मैंने पाया है, मुंशी प्रेमचंद जी को तत्कालीन जो कलेक्टर था उसने कहा कि आप सारी प्रतियां मुझे दे जाइए। मुंशी प्रेमचंद जी उनके पास प्रतियां लेकर गए और उनमें से कुछ प्रतियां बच गईं या उसके पहले ही कुछ प्रतियां वितरित हो गई थीं। तो वो जो प्रतियां जनता में वितरित हो गई थी, साहित्यकारों में वितरित हो गई थी, उन्हीं प्रतियों में से जो बची हुई प्रतियां हैं तो उनमें से दोबारा प्रकाशन हुआ और प्रकाशन होने के साथ साथ आज ये हमारे पास कृति उपलब्ध है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रतियोगी छात्रों के लिए प्रश्न बनता है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कौन सी कृति और किस सन में
ब्रिटिश सरकार द्वारा बैंड की गई थी, किसमें प्रतिबंधित किया गया था, तो वह है सोजे वतन। सोजे वतन इसलिए है कि इसमें राष्ट्रीय भावना की और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने निर्भीक होकर के लिखा था, तो इसको सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। अब मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी 300 कहानियाँ लिखी हैं। वो 300 कहानियाँ सभी मानसरोवर भाग 1 से लेकर के 8 खंड तक में कहानियाँ उपलब्ध हैं और इस प्रकार से इनका काफ़ी साहित्य है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो आपने जो प्रारंभिक आपकी रचनाएं मिलती हैं वह तो उदारवादी मिलती हैं और कहीं कहीं उसमें आदर्शवादिता की भी छाप है और भी उन्होंने सभी बिंदुओं का संयोजन किया है। लेकिन जैसे ये अपने रचना काल के उत्तरवर्ती समय को में प्रवेश करते हैं, जैसे प्रौढ़ होते जाते हैं, वैसे ये एकदम यथार्थवादी रचनाओं में आ जाते हैं। बीच में अब गांधीवादी प्रभाव में आए थे। उस समय देश में गांधी जी का एडवेंट हुआ था, अवतार हुआ था। गांधी जी ने आंदोलन जारी रखा था देश की आज़ादी के लिए और गांधी जी के आह्वान पर आपने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर स्वतंत्रता के आंदोलन में भी आपने हिस्सा लिया। और गांधीवाद, आपके साहित्य में गांधीवाद का भी प्रभाव है। और उसके बाद में कुछ समय बाद ये बाकी आपकी जो बाद की कहानियाँ हैं, चाहे वो कफन हो या बाद में आपका उपन्यास गोदान हो, इसमें आपने यथार्थ भूमि की भावना पे या यथार्थ भूमि का जो धरातल है वहाँ पर आपने अपना साहित्य आपने रचा हुआ है। अब मुंशी प्रेमचंद जी के का जो साहित्य है वो साहित्य में आप लोगों के समक्ष रचनाएं और उनका वर्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रतियोगी छात्रों से मेरा ये आग्रह है कि चूँकि मैंने सन को खोजने में काफ़ी सावधानी बरती है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने से पहले एक बार ये सन है उनको और भी आप कंफर्म कर लें, ताकि आपको कई बार तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप कंफर्म कर लें, ताकि यदि मैंने अगर कहीं से अगर कोई लिखने में कहीं गलती हो गई हो तो आप आंसर गलत ना लिखें। वैसे पूरी सावधानी बरती गई है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के सबसे पहले की कृतियाँ हैं, ये है देवस्थान रहस्य 1903 में लिखी गई है, प्रेमा 1907 में, किस्ना 1907 में, रूठी रानी 1907 में, सोजे वतन 1907 में, वरदान 1912 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 1924 में, निर्मला 1925 में, कायाकल्प 1926 में, प्रतिज्ञा 1927 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, गोदान 1936 में। और ये मंगलसूत्र आपका उपन्यास है, ये लिखा तो 1936 में ही गया है, लेकिन ये अधूरा रह गया है क्योंकि आपका देहावसान 8 अक्टूबर 1936 को ही हो गया था, इसलिए आपका ये उपन्यास अधूरा ही रह गया। अब मुंशी प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। पंच परमेश्वर बूढ़ी काकी, ये सन 1921 में लिखी गई हैं। ग्रहदा 1922, सवा सौ गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, सुजान भगत 1927, माता का मंदिर 1929, नमक का दरोगा पूस की रात 1930, ठाकुर का कुआं 1932, ईदगाह 1933, मंत्र बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। जितनी भी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ हैं, आपकी समस्त कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 भाग में संग्रहित हैं। आपने नाटक भी लिखे हैं। आपका नाटक है संग्राम 1923 में लिखा गया है, करबला 1924 में लिखा गया है, प्रेम की वेदी 1933 में लिखा गया है। और आपने लेखन के अलावा आपने संपादन के क्षेत्र में आपने बहुत आपने कार्य किया है। आपने हंस पत्रिका का आपने संपादन लंबे समय तक किया। जब मैंने पहले भी बताया था कि आपने अन्य पत्रिकाओं का भी आपने संपादन किया है, उसमें मर्यादा माधुरी
भी पत्रिकाओं का नाम है, और आपने ऐसी जानकारी मिली है कि आपने प्रकाशन भी अपना प्रारंभ किया था और आपने 2-3 मैगजीन प्रारंभ कर दी, इसलिए आपके ऊपर काफ़ी लोड बढ़ गया। तो ये लोड आपके लिए काफ़ी आर्थिक तंगी का कारण भी बन गया। और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य लेखन में पहले आपने उर्दू भाषा में लेखन शुरू किया था और बाद में उर्दू का ट्रांसलेशन भी आपने हिंदी में किया और हिंदी में भी आपने लिखा। इस प्रकार से आपका लेखन उर्दू भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी है। आपने लेखन के अलावा आपने संपादन कार्य काफ़ी किया है और आप सन 1934-35 के आसपास आप बॉम्बे में भी आप गए थे। आपने फिल्मों में भी कुछ समय आपने लगभग 1 साल बॉम्बे में आपने बिताया, वहाँ भी आपने कुछ काम किया। लेकिन ऐसा जानकारी मिली है कि निर्देशकों के दबाव के कारण आप वहाँ से आप चले आए थे और आप स्वच्छंद आपका जो लेखन है आपने उसको आपने तवज्जो दिया। अब ऐसा है कि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, उनको जानना ज़रूरी है। मुंशी प्रेमचंद जी को अपने तरीके से सभी लोगों ने संज्ञाएं दी और उनके कार्य को सराहा। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। कलम का सिपाही अमृत राय ने जीवनी लिखी। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे हैं। कलम का जादूगर नाम से दूसरे एक है, मदन गोपाल जी ने आपकी जीवनी लिखी। मुंशी प्रेमचंद जी घर में शीर्षक से शिवरानी देवी ने इनकी जीवनी लिखी। शिवरानी देवी आपकी मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी हैं। और सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी मुंशी प्रेमचंद जी ने आपने की थी। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इतना आपने साहित्य लिखा आपने। और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी आपने साहित्य लिखा मुख्य रूप से आप कहानीकार हैं और आपकी कहानियाँ ऐसी हैं कि कहानी शहरी परिवेश की भी है, कहानी ग्रामीण परिवेश की भी है और आपने निर्भीक होकर के आपने अपने समय आपने युग की बात रखी, चाहे वो अंग्रेज़ों का जुर्म हो, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम में उनका लेखकी या अपना फिजिकल सक्रिय योगदान हो। आपने निर्भीक तरीके से आपने अपनी बात रखी और आपने जोखिम उठाया और आप स्वतंत्रता संग्रामी और एक देशभक्त व्यक्ति और लेखक भी आप सिद्ध हुए और आपने वह जीवन आपने जिया। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों का जिस प्रकार से विकास किया है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ आदर्शवादी दृष्टिकोण से भी हैं और आपकी यथार्थ कहानियाँ व्यक्त करती हैं और आपकी कहानियाँ ग्रामीण परिवेश की हैं और ग्रामीण परिवेश में गरीब, असहाय, दलित और जनता के दुख दर्द की बयां करती हुई कहानियाँ हैं। इसमें आप ऐसा पाएंगे कि एक ओर तो शोषित वर्ग है, एक ओर दलित वर्ग है, एक ओर निरीह किसान है और एक और न केवल दलित बल्कि समस्त उस समय जो गरीब किसान थे, अंग्रेज़ों के और जमींदारों के शोषण से जो ग्रस्त थे, त्रस्त थे, अभिशप्त थे, शोषित थे, उनकी आवाज़ को मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में मुखरित होकर दिया है। और ये उन्होंने सामाजिक और उसके परिवेश को भी आपने कथ्य बनाया है और आपने अपने जो कहानी में पात्र संयोजन किया है उसमें आपने उनके निजी मनोविज्ञान का भी आपने संयोजन किया है। तो इस प्रकार में जब भी कभी हिंदी साहित्य में कथा साहित्य का चर्चा होगा और कथा साहित्य का वर्णन होगा तो मुंशी प्रेमचंद जी उसमें केंद्र में आएंगे। मुंशी प्रेमचंद युगीन कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद के युग के पूर्व की कहानियाँ और मुंशी प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ, इस प्रकार से कहानियों में मुंशी प्रेमचंद जी का कोई सानी नहीं हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी कहानी विधा के केंद्र बिंदु में मुंशी प्रेमचंद जी अपना स्थान रखते हैं। दूसरी बात यदि हम उपन्यासकार में देखते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास भी सम्राट आप माने जाते हैं और उपन्यास के क्षेत्र में
भी आप अपना स्थान, केंद्रीय स्थान रखते हैं, सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी के पूर्व के उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद जी की योगिन उपन्यास और मुंशी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में मान करके कम से कम कहानी और उपन्यास, ये दो विधाओं में तो मुंशी प्रेमचंद जी का सर्वोपरि स्थान है। इसके बाद में मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी अपनी कहानियों और उपन्यास के माध्यम से जो भी टेक्निक विकसित की और जो भी उन्होंने शैली अपनाई और जो उन्होंने कथ्य चुना, वह थोड़ा बहुत परिवर्तन के बाद मुंशी प्रेमचंद जी का धरातल आज भी कहीं न कहीं लक्षित परिलक्षित होता चला आ रहा है। आज भी मैं देखता हूँ, आज भी जो हमारे पास कुछ कहानीकार अपनी कहानी को भेजते हैं और मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, तो पहले वो उन नाम से न होकर के, लेकिन उसी पैटर्न पर जो एक अभिव्यक्ति है गरीबी की, दर्द की, बेरोजगारी की और किसी अभाव का, वो कहानियों में आज भी परिलक्षित होता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी का इस प्रकार से जो भी साहित्य है वो मुंशी प्रेमचंद जी का उपयोगी साहित्य है। और मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य है, उसमें उनका साहित्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद काफ़ी हुआ है और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। मुंशी प्रेमचंद जी का एक सुप्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। गोदान तो पूरी दुनिया की लगभग कई भाषाओं में हुआ है और इंग्लिश में तो द गिफ्ट ऑफ काऊ नाम से इसका अनुवाद हुआ है। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य, पहली बात तो कई तरीक़ों से ये इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है कि पहली बात तो ये जन जन का साहित्य है। मुंशी प्रेमचंद जी जन लेखक हैं, साधारण लोगों के लेखक हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ एक मोची भी पढ़ सकता है, एक दुकानदार भी पढ़ सकता है और साहित्यकार भी पढ़ सकता है, समीक्षक भी पढ़ सकता है, शोधकर्ता भी पढ़ सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य सभी लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि सरल भाषा में और उनकी भाषा में लिखा गया है। दूसरी बात यह है कि मुंशी प्रेमचंद जी के साहित्य में जो पात्र संयोजन है और जो कथ्य है वो जनता का अपना है। पाठक को ऐसा लगता है कि ये मेरा ही कथ्य है। उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा ऐसी है कि वो साधारण भाषा है, आम आदमी की भाषा है। कहीं न कहीं साधारण व्यक्ति भाषा को पढ़ जरूर लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ उपन्यासों की भाषा ऐसी ज़रूर हो गई है कि उपन्यासों की भाषा कहीं कहीं मानक भाषा हो गई है, लेकिन फिर भी भाषा पढ़ी जा सकती है। और मुंशी प्रेमचंद जी का ये जो गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास में आज भी काफ़ी भारतीय जन समुदाय गोदान उपन्यास में अपना चेहरा, अपना चरित्र देखता है और अपने चरित्र का आकलन करता है। इस प्रकार से आप पाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी का लिटरेचर उनके समय में भी उतना ही उपयोगी था और मुंशी प्रेमचंद जी का लिटरेचर उतना आज भी उपयोगी है। और चाहे जितना भी विकास हो जाए, विकास के पायदान कितने भी आगे बढ़ जाएं, कुछ भी विकास हो जाए, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी के लिटरेचर का जो कथ्य और धरातल है वो सदैव उपयोगी बना रहेगा और वो सदैव पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा। इस प्रकार से मैंने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें आपके समक्ष रखने की प्रस्तुत की है। उनका बहुत बड़ा लिटरेचर है और सारे का सब उसका सार तो प्रस्तुत करना एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मुंशी प्रेमचंद जी का अभी जन्मदिवस आएगा, तो जन्मदिवस तो आएगा तो उससे पहले ही मैं उनके उस जन्मदिवस के अवसर पर उनके योगदान को स्मरण करते हुए और अपने विचार प्रस्तुत करते हुए आज की इस चर्चा को यहीं मैं समाप्त करना चाहूँगा। और आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, अपना समय देते हैं, शेयर करते हैं और मैं इसको अपना एक व्यक्तिगत सहयोग भी मानता हूँ, क्योंकि यदि आप लोग देखेंगे नहीं और उसमें दर्शक नहीं मिलेंगे तो मेरा मनोबल उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि आप लोगों के देखने से बढ़ता है। इसलिए मैं आपके इस सहयोग को एक बार मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी को थैंक यू। जय हिंद।